दोस्तों, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम दिया गया है राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, उस पाठ्यक्रम के आधार पर लगभग 35% से 40% जो सिलेबस है वो मध्य प्रदेश से संबंधित जानकारी कवर करती है उसको। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि प्रारंभिक परीक्षा में 40% के लगभग क्वेश्चंस जो हैं एमपी से रिलेटेड आएंगे। सिलेबस में कहीं भी देख लीजिए आप, कोई सी भी यूनिट में देखें आप, तो वहां पर आपको मध्य प्रदेश उपस्थित नजर आएगा। इसलिए तो हम हमारे इस हरे भरे प्रदेश को, टाइगर स्टेट को जो हमारे दिल में बैठा हुआ है, इस मध्य प्रदेश के महत्व को हम हमारे सिलेबस में देख पाते हैं। सिलेबस की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यहां हम लोग देखते हैं कि जो पहली यूनिट आती है, फर्स्ट यूनिट जो हमें दी गई है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, तो इसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन है उसका जो टॉपिक 1 है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, इस टॉपिक को हम देखें तो अपने आप में एक बहुत ही विशाल का सिलेबस का ये विशाल का यूनिट आप मान सकते हैं इसे। इस यूनिट को नंबर ऑफ 8 पॉइंट्स में, 8 बिंदुओं में विभाजित किया गया है। और जैसे हमने पहला पॉइंट लिया कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, या हमने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान की बात की जाए, या मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के प्रमुख कलाएं हैं, स्थापत्य कला है। चौथी बात हम लोग देखें कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और मध्य प्रदेश की जनजातियों की बोलियों की बात करें। पांचवी बात हम देखें कि प्रदेश के प्रमुख त्योहार हैं, लोक संगीत हैं, लोक कलाएं हैं, लोक साहित्य हैं। इसी प्रकार से छठा पॉइंट अगर हम देखें, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों की बात करें, हम यहां पर उनकी कृतियों की बात करें। सातवीं बात हम यहां पर देखें, 7वें नंबर का जो पॉइंट है, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। और इसी प्रकार से 8वें नंबर का जो पॉइंट है, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। प्रत्येक जो पॉइंट्स हैं वो अपने आप में बहुत ही उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं, जिनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। पर उसके पहले हम ये तो देखें कि कुछ चीजें जो सिलेबस में नहीं दिखाई दे रही हैं, क्या उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? यकीनन, निश्चित तौर पर उनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस में दिखाई नहीं दे रहे हैं पर वो अप्रत्यक्ष रूप से छिपे हुए हैं वहां पर। जैसे यहां हम लोग देखें कि जब हम मध्य प्रदेश का साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास के बारे में पढ़ें, उसके पहले हमें ध्यान देना होगा कि मध्य प्रदेश का जो परिचय है, सामान्य परिचय, या मध्य प्रदेश का जो गठन है, इसके बारे में भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। यानी हम ये देख रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में सम्मिलित है ये 2 टॉपिक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के ऊपर भी वो प्रश्न पूछ सकता है, मध्य प्रदेश के गठन के ऊपर भी वो प्रश्न पूछ सकता है ना। यानी हम सबसे पहले हमारे सिलेबस को स्टार्ट करने के पहले इन 2 टॉपिकों के बारे में भी जानकारी रखें
क्योंकि इनमें से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। यहां हम लोग देखते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जैसे हमने कहा मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमाएं राजस्थान और गुजरात राज्य की सीमा को स्पर्श करती हैं? आपको पता है इसका उत्तर, आप जानते हैं, और वो उत्तर होना चाहिए झाबुआ जिला। जो है झाबुआ जिला राजस्थान और गुजरात दोनों को स्पर्श कर रहा है। झाबुआ जिले के पिटोल के पास से गुजरात की सीमा शुरू हो जाती है, दाहोद की, और उधर हम थांदला जो तहसील है वहां से कुशलगढ़, राजस्थान वगैरह की सीमा शुरू हो जाती है। जानते हैं हम लोग इस बारे में, और ये चीज आती है इसमें। इसके अलावा हम मैप की तरफ देखें तो हमें कुछ चीजें दिखाई और देती हैं। जैसे हमारा मुरैना डिस्ट्रिक्ट आता है। मुरैना डिस्ट्रिक्ट जब आएगा तो मुरैना डिस्ट्रिक्ट को हम बताएंगे कि भाई इसकी सीमाएं राजस्थान से भी स्पर्श करती हैं और उत्तर प्रदेश से भी स्पर्श करती हैं। फिर हम लोग देखें शिवपुरी है, एक तरफ राजस्थान आता है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश आता है। या हम कहें बालाघाट है, एक तरफ महाराष्ट्र की सीमाएं आ रही, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की सीमाएं आ रही। सिंगरौली है, छत्तीसगढ़ और किसको स्पर्श कर रहा है? छत्तीसगढ़ और आपके उत्तर प्रदेश को स्पर्श कर रही हैं सिंगरौली की सीमाएं, है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें कि इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यहां हम लोग कह सकते हैं इसके बारे में सामान्य परिचय है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की मानक समय रेखा, यानी हमारे भारत की जो मानक समय रेखा है, ये मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस स्थान से होकर गुजरती है या किस जिले से होकर गुजरती है, तो इसमें आप लोग एकदम एग्जैक्ट में सिंगरौली बता सकते हैं, सिंगरौली के बारे में आप बता सकते हैं, है ना। और आप बकायदा यहां आप मैप देखें तो वहां पर हम लोग सिंगरौली को जो है यहां ट्रेस कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्न हमारे यहां से पूछे जा सकते हैं सामान्य परिचय में, यानी मध्य प्रदेश की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति बताएं, है ना। अक्षांशीय स्थिति कि भाई मध्य प्रदेश जो है 21 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, या हम कहें कि यह 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये सामान्य परिचय वाली बात है। सिलेबस में ना आपको इस यूनिट में और ना ही आपको मध्य प्रदेश के भूगोल वाली यूनिट में दिखाई दे रहा है, पर प्रश्न तो आएगा। और यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजर रही है? 14 जिले से होकर गुजर रही है, या जावरा नाम के उपशहर से होकर गुजरती है? इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। या मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। या हम कहें मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के अलावा यहां जैसे 3,08,252 वर्ग किलोमीटर पता है आपको ये, और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिले, सबसे छोटे जिले क्षेत्रफल के आधार पर ये प्रश्न आ रहे हैं। या यहां हम लोग देखना चाहें कि मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं, 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनकी सीमाएं मध्य प्रदेश को स्पर्श करती हैं। या यहां हम लोग देखें मध्य प्रदेश एक संपूर्ण भू आवेष्ठी राज्य है, ऐसा क्यों है? ये सारे प्रश्न भी तो पूछे जाते हैं। वहां आपको दिखाई नहीं दे रहा है सिलेबस में, पर एमपीपीएससी में तो प्रश्न आएंगे, तो हमें इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे, क्षेत्रफल की स्थिति है, भू आवेष्ठी प्रदेश है, अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति है, इस तरह के प्रश्न यहां पर हम लोग देखते हैं। उसके बाद में जब सिलेबस में एक और चीज हमें देखने को मिलती है, यहां मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। मध्य प्रदेश के गठन के बारे में यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है। मध्य प्रदेश का गठन कि भाई ये जो मध्य प्रदेश है, जहां हम लोग ये मैप में मध्य भारत देख रहे हैं, सीपी एंड बरार देख रहे हैं, भोपाल प्रांत देख रहे हैं, विंध्य प्रदेश देख रहे हैं, या हम लोग पूर्व की रियासतों के बारे में देख रहे हैं, तो यहां हमें देखना होगा कि 1948 के पहले कौन सी स्थिति थी,
1948 के बाद में कौन सी स्थिति निर्मित की गई और फिर 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, यहां पर जैसे एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है कि मूल संविधान में भारत का राज्य क्षेत्र यानी 1948 में जो गठन किया गया था, पार्ट ए स्टेट है, पार्ट बी स्टेट आ जाता है, पार्ट सी स्टेट आता है और डी स्टेट में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दर्शाया गया है। वो सारी चीजें आप देखिए। आप यहां हम लोग ये स्टार बना हुआ है जहां हम लोग मध्य प्रदेश को दर्शा सकते हैं 1948 में। तो यहां हम लोग देखते हैं मध्य प्रांत आ रहा है, सीपी एंड बरार वाला जो हिस्सा है उससे हमने मध्य प्रांत बनाया। पश्चिम की और उत्तर पश्चिम की रियासतों से मध्य भारत नाम का प्रांत बनाया, या भोपाल प्रांत बनाया है एक, और विंध्य प्रांत बनाया है। ये दोनों पार्ट सी स्टेट में रखा है। तो ये प्रश्न भी तो आते हैं जो सिलेबस में यहां जिक्र नहीं किया गया है, पर वो सामान्य परिचय और गठन में हम उनको देख सकते हैं। देखिए, वो जो रेखा चित्र बना हुआ था उस आधार पर हम देखें, पार्ट ए स्टेट में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को दर्शाया गया है और खूबसूरती के साथ यहां पर बताया गया है आपको मध्य भारत पार्ट बी के अंतर्गत, है ना, जिसकी कैपिटल ग्वालियर और इंदौर लिखी हुई है। पार्ट ए स्टेट में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की कैपिटल नागपुर लिखी हुई है। या पार्ट सी स्टेट की जब बात करें तो उसमें विंध्य प्रदेश और भोपाल दो अलग अलग प्रांत आते हैं। तो तीसरा नंबर का प्रांत विंध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल रीवा, फिर भोपाल प्रांत जिसकी कैपिटल भोपाल, ये भी इसके अंतर्गत देखना पड़ता है। यहां आपसे कुछ कमीशन या कमेटीज के बारे में पूछ सकते हैं जो एफर्ट किया गया था। राज्य का पुनर्गठन जब 1 नवंबर 1956 को हुआ तो उसके पहले कौन कौन से प्रयास किए गए, इसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर और मध्य प्रदेश के स्तर पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे यहां पर धर आयोग के बारे में बताया गया है। धर आयोग, है ना, पुनर्गठन के लिए किस तरह की सिफारिश की थी उसने, प्रशासनिक आधार पर सिफारिश की थी उसने, है ना। या हम लोग कह सकते हैं जेवीपी कमेटी का नाम आता है जिसमें पंडित नेहरू जी हैं, सरदार पटेल जी हैं और पट्टाभी सीतारामैया है। इनके द्वारा जो सिफारिश की गई थी, इन्होंने भी कहा था कि भाई भाषाई आधार पर पुनर्गठन ना करके प्रशासनिक आधार पर किया जाए। इसको भी तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक भाई ये समितियां आ रही हैं और समितियों ने कहा कि नहीं भाई प्रशासनिक आधार पे पुनर्गठन करो, भाषाई आधार पे नहीं। और अचानक हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश मद्रास स्टेट से तेलुगु भाषी प्रांत अलग कर दिया जाए, इस बात को लेकर पोट्टी श्री रामालू जो थे उन्होंने आमरण अनशन चालू कर दिया था और उनकी डेथ हो गई थी। और जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद में क्या हुआ, भाषाई आधार पर आंदोलन बहुत उग्र हो गया। तब सरकार को जो है क्या करना पड़ा था, सरकार को जो है आंध्र प्रदेश नाम का स्टेट बनाना पड़ा। इससे पूरे भारत में आंदोलन शुरू हो गए। तब जाकर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 22 दिसंबर 1953 को। तो ये जो सैयद फजल अली जिसके अध्यक्ष थे, तो हम ये देखते हैं कि इस आयोग ने जो है मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी गठन के बारे में सुझाव दिए थे। मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य के रूप से गठन हुआ था इसका। और हम यहां देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उससे संबंधित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे हमने कहा यहां आएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्षता किसने की थी, तो आप कहेंगे कि सैयद फजल अली ने की थी। सैयद फजल अली इसका सही उत्तर है। इस तरह के प्रश्न आते हैं, है ना। फिर आप कह सकते हैं कि पुनर्गठन आयोग में कि भाई मध्य भारत से कितने जिले निकाले गए, मध्य प्रांत से कितने जिले निकाले गए, ये सारी स्थितियां हमें पढ़ना पड़ेंगी। ये सारी जानकारी हमें होना चाहिए, भले ही ये सिलेबस में नहीं है। अब हम लोग विधिवत हमारे सिलेबस का पहला पॉइंट, पहली यूनिट का पहला पॉइंट देखेंगे। जो हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे जो सामग्री है उसका तीसरा पॉइंट होगा। तो यहां हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखिए प्रमुख घटनाएं वाली बात बोल रहा है, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं बोल रहा है। तो महत्वपूर्ण घटनाओं में
प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था, प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था, इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल, जिसमें पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र प्रस्तर युग, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और उनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। जैसे उसमें हम कह सकते हैं, जैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, प्रागैतिहासिक काल की बात करें हम लोग तो प्रागैतिहासिक काल में हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं, तो हम कह सकते हैं रायसेन जिले के भीमबेटका से इस तरह के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। या ऐसे ही एक प्रश्न बन सकता है, पुरातत्वविद वाकणकर महोदय जो थे, इन्होंने मध्य प्रदेश के कितने स्थलों को चिन्हित किया है ताम्रपाषाण युग से संबंधित, तो ताम्रपाषाण युग से संबंधित कितने स्थलों को उनके द्वारा चिन्हित किया गया है, तो ये नंबर ऑफ 52 प्लेस हैं, 52 स्थल हैं। और ये 52 स्थल जो है कहां कहां पर हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये शिवना नदी है, चंबल नदी है, नर्मदा नदी है, बाघ नदी है, बीना नदी है, इन सभी क्षेत्रों में छोटी काली सिंध नदी है, इन प्रत्येक क्षेत्रों में वाकणकर ने पहचान की है। तो इस तरह से प्रागैतिहासिक कालीन घटनाओं को यहां हमें देखना पड़ेगा। वैदिक कालीन घटनाएं हैं, वैदिक कालीन घटनाओं में हम देखेंगे वैदिक काल में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, क्या मध्य प्रदेश दक्षिणापथ कहलाता था, या मध्य प्रदेश में जो है विश्वामित्र के शापित पुत्र जो हैं कहां आकर रहने लगे थे, या मध्य प्रदेश में पहली बार आर्यों ने अपना निवास स्थान किसके नेतृत्व में बनाया था। तो यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और नर्मदा घाटी के मध्य जो है जब आर्यों ने निवास करना शुरू किया तो इनका नेतृत्व किस के द्वारा किया गया था, तो हम यहां पर देखते हैं वो अगस्त्य ऋषि का नाम आता है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, पहला व्यक्ति था अगस्त्य ऋषि जिसने नर्मदा को पार करके दक्षिण भारत आर्य संस्कृति का प्रसार किया था। तो इनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। वैदिक काल जो है, यहां हम लोग देखें महाभारत का युद्ध, महाभारत युद्ध के समय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई राजवंश यहां पर थे जिन्होंने कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में भाग लिया था। तो यहां जैसे हमने एक प्रश्न बताया है आपको कि महाभारत युद्ध से संबंधित प्रदेश के प्रमुख राजवंश क्षेत्र या शासकों की जानकारी दीजिए, उनको पहचाने। तो हम देखते हैं महिष्मति का राजा नील था जो पांडव सहदेव से पराजित हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार से अवंती का बिंद नाम का शासक, या विदिशा क्षेत्र का अनुबिंद नाम का शासक है, या कारुष या बघेलखंड क्षेत्र है, इनका संबंध जो है महाभारत युद्ध से रहा है, ऐसा हम लोग यहां पर जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है वैदिक काल, या हम कहें अनुश्रुति गम्य इतिहास आता है, महाकाव्य युगीन इतिहास आता है। यहां हम लोग एल वंश के बारे में पढ़ते हैं, या हम लोग यहां पर देखते हैं कि भाई पुरुरवा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं, या हम लोग यहां पर देखने का कोशिश करते हैं कि भगवान राम का वनवास क्षेत्र कहां कहां पर रहा था, या भगवान राम की जो संतानें थीं उनका जो है राज्य क्षेत्र कहां पर था। इसके अलावा अनुश्रुति गम्य इतिहास में हम लोग नल दमयंती के बारे में देख लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें यहां आपको पढ़ने को मिलती है। जैसे हमने एक प्रश्न पूछा है कि भाई कालिदास जो है उसने मेघदूत में जिस दशार्ण प्रदेश का उल्लेख किया है वो दशार्ण प्रदेश वास्तव में कहां पर था, तो दशार्ण प्रदेश विदिशा की पहचान की जाती है। विदिशा, यहां कुशावती उसकी राजधानी रहा है, और ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बेतवा नदी के तट वाला क्षेत्र, जहां हम लोग इतिहास को फलते फूलते देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे यहां जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उसमें हम लोग यहां देखते हैं कि जैसे
हम यहां पर देखें गुप्त काल की बात की जाए तो हम लोग पढ़ेंगे शुंग काल है, मौर्य काल है, शक है, कुषाण है, इन सभी के समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, कौन कौन से राजा यहां पर राज्य कर रहे थे, उन सब की जानकारी हम रखेंगे। पर यहां मैं जैसे आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे गुप्त काल में समुद्रगुप्त के अधीनस्थ आंभीर गणराज्य की भौगोलिक स्थिति दर्शाएं। आंभीर 9 गणराज्यों की जो विजय समुद्रगुप्त ने की थी उसमें से एक आंभीर राज्य था। तो यहां जो उत्तर दिया गया है पार्वती और बेतवा नदी के बीच में, या हम कहें कि विदिशा और झांसी के मध्य आंभीर राज्य का भौगोलिक क्षेत्र रहा होगा। ऐसे ही खारपरिक है, सनकानिक है ना, ऐसे खारवटक हैं, ऐसे बहुत सारे गणराज्य हमारे मध्य प्रदेश में थे जिनका उल्लेख हम लोग गुप्त काल में करेंगे। ठीक इसी प्रकार से सिलेबस में हम देखते हैं मंदसौर के बारे में। दशपुर का जब नाम आता है तो वहां ऐतिहासिक सूर्य मंदिर का उल्लेख जरूर होता है। राज्य सेवा परीक्षा में सूर्य मंदिर के बारे में कई बार प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? हम लोग देखेंगे कि मालव संवत 493 के लगभग यहां पर जो लाट प्रदेश से आए रेशम बुनकरों का संघ है उसने यहां पर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था और मालव संवत 529 के लगभग उसका जीर्णोद्धार भी कराया गया था। ये प्रमाण हम देखेंगे, है ना। और ओलिकर वंश के बारे में पढ़ेंगे हम मंदसौर में। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं आती हैं इसमें। फिर हम देखें जैसे हम राजपूत काल की तरफ आते हैं तो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग का उत्तर भारत अभियान हुआ, मालवा को जीता था उसने। तो दंती दुर्ग द्वारा उज्जैन में आयोजित जो प्रसिद्ध हिरण्यगर्भ महायज्ञ है उसमें द्वारपाल की भूमिका का निर्वाह किस शासक ने किया था? तो आपको उत्तर पता है इसका, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। तो हम यहां देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रकूटों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। तो यहां हम लोग राजपूत काल की घटनाओं को यहां देखेंगे बराबरी के साथ। फिर हमारे सिलेबस में लिखा है प्रमुख राजवंश नागवंश है, बोधि वंश है, पांडु वंश है, या हम देखेंगे उच्च कल्प वंश है, या हम देखते हैं कच्छप घात वंश आता है, या तोमर वंश आता है, बुंदेला राजवंश आता है, बघेला राजवंश आता है, गोंडवाना राजवंश आता है। इनकी चर्चा यहां पर की जाती है। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर देखें कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो यहां जैसे हमने बताया है उच्च कल्प राजवंश को देखें तो यहां पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं। उच्च कल्प राजवंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो हम यहां देखते हैं कि उच्च कल्प राजवंश जो था इसका संस्थापक औघदेव था। औघदेव ने सतना क्षेत्र में इस राजवंश की स्थापना की थी और खास तौर पे हम लोग जो है जो सतना है यहां पर कई क्षेत्रों से हम इनके अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर यहां हम लोग देखें कि प्रमुख राजवंशों में नागवंश जिसके बारे में हम ये देखते हैं कि विदिशा से नागवंश की कहानी स्टार्ट होती है और विदिशा से ये ग्वालियर क्षेत्र की तरफ जाते हैं और उसके बाद मथुरा की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हम इन्हीं नागवंश के बारे में देखते हैं और यहां हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में नागवंश की प्रमुख राजधानी कहां पर थी। तो हम देखते हैं पद्मावती, बड़ी ही ऐतिहासिक नगरी है पद्मावती, जिसको आप पवाया के नाम से जानते हैं। ग्वालियर क्षेत्र में ये चीज आती है। ठीक है, फिर हम लोग देखें यहां पर जैसे बोधि वंश का अपना एक महत्वपूर्ण है। इनका राज्य क्षेत्र कहां पर था? तो हम देखते हैं त्रिपुरी या तेवर क्षेत्र में था। त्रिपुरी या तेवर जबलपुर में है। यानी ऐसे वंशों के बारे में हमें देखना है जैसे ग्वालियर के तोमर राजवंश,
ग्वालियर के तोमर राजवंश का संस्थापक कौन था? वीर सिंह देव का नाम आता है। वीर सिंह देव तोमर राजवंश का संस्थापक था। खास तौर पे जब तैमूर का आक्रमण वगैरह हो रहा था ना उत्तर भारत में, उस समय हमारे यहां तोमरों ने जो है अवसर का लाभ उठाया और ग्वालियर क्षेत्र में एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। बहुत ताकतवर राजवंश हुआ है तोमर, और मुरैना इनका उद्गम स्थल रहा है। तो वहां हम लोग देखेंगे कि इसमें राजा मानसिंह तोमर के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे हम देखें कि ग्वालियर में मान मंदिर या गुजरी महल का निर्माता कौन था, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हम लोग देखें कि प्रमुख राजवंशों में रियासतों की जब बात होती है तो बघेलखंड रियासत का संस्थापक कौन था? तो बघेलखंड जो रियासत थी, इसका संस्थापक अलग अलग मत आते हैं अलग अलग ग्रंथों के अनुसार। तो सबसे प्रामाणिक जो हम लोग देखते हैं, वीर धवल नाम का एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुआ है, उसका पुत्र व्याघ्रदेव जो है वो प्रथम राजपुरुष माना जाता है बघेलखंड की रियासत का। बघेलखंड की रियासत में हमको बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, पर मैं कुछ उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे कई शासक हुए हैं जिनकी अपने जो उनके कृत्य हैं, ऐतिहासिक कृत्य, बड़े ही महान कृत्य हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे यहां हम लोग देखें कि संगीत और धनुर्विद्या का ज्ञाता या ऐसा कौन सा बघेला शासक था जो संगीत और धनुर्विद्या दोनों का बराबर का धनी था? तो हम लोग उसमें राजा रामचंद्र की बात करते हैं। राजा रामचंद्र तो आपको एकदम क्लिक होगा कि ये तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समय का शासक रहा है रीवा का। तो रामचंद्र जो है 1555 में शासक बना है, 1555 में अकबर का समकालीन था, और अकबर को जो है यहीं से तो संगीत सम्राट तानसेन प्राप्त हुए हैं, और रामचंद्र देव से ही कहीं ना कहीं कालिंजर नाम का किला उन्हें प्राप्त हुआ था। तो ये सब प्रश्न यहां पर बनते हैं। फिर हम लोग देखें जैसे बुंदेला राजवंश आता है। बुंदेला राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये बहुत ही बढ़िया, हम लोग इसको थोड़ी सी और जानकारी मिलती है इसमें। जैसे पंचम विंध्यला, पंचम विंध्यला बुंदेला कहलाता है वो। पंचम विंध्यला जिसने जो विंध्यवासिनी देवी थी उनके सामने अपनी बलि चढ़ाने का प्रयास किया था। रक्त की 5 बूंदें गिरी थी, और 5 बूंदें जो गिरी थी तो उससे पंचम बुंदेला बना, और उसने जो है राज्य प्राप्त करने के लिए माता से जो है ये मान्यता रखी थी कि मैं बलि दूंगा तो मुझे मेरा राज्य क्षेत्र मिलेगा। और जब वो अपना सिर चढ़ाने जा रहा था तो माता ने प्रकट होकर कहा कि नहीं, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, और उसको जो है राज्य प्राप्त हुआ था। तो उस समय उत्तर प्रदेश में महोनी वगैरह का जो क्षेत्र है वहां पर इसका राज्य था। तो इसी से पंचम विंध्यला से बुंदेला राजवंश शुरू होता है, रक्त की बूंदों से बुंदेला शुरू होता है। फिर हम लोग देखें छत्रसाल। जब बुंदेला राजवंश की चर्चा होगी तो चंपत राय के ऊपर भी बहुत से प्रश्न बनते हैं और छत्रसाल के ऊपर भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीजें छोड़ेंगे, हम इसमें राजा भारती चंद के बारे में पढ़ेंगे, राजा मधुकर शाह के बारे में पढ़ेंगे, और यहां जो प्रश्न बन रहा है कि जैसे छत्रसाल का संबंध किस मराठा पेशवा से था, तो आप जानते हैं बाजीराव प्रथम का नाम आता है। बाजीराव प्रथम जब इलाहाबाद के सूबेदार मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगश ने आक्रमण किया था बुंदेलखंड क्षेत्र में, तब छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी थी, और बाजीराव प्रथम ने अभियान किया और 1729 के लगभग मोहम्मद खां बंगश को हराकर छत्रसाल को उसका पूरा क्षेत्र वापस करवाया था। ऐसे समय छत्रसाल ने उनको अपना पुत्र का दर्जा दिया था। ये सारी बातें यहां पर हम पढ़ेंगे, और बाजीराव को मस्तानी नाम की नर्तकी भी उसने उपहार के रूप में दी थी। तो इस तरह के प्रश्न यहां पर आते हैं। प्रमुख
राजवंशों की बात जब होती है तो भोपाल के प्रसिद्ध मुस्लिम राजवंश को हम छोड़ नहीं सकते हैं। यहां पर दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। यूं तो हम भोपाल को राजा भोज के समय से जानते हैं। भोपाल शाह नामक गोंड राजा के नाम से भोपाल का नामकरण के बारे में हम पढ़ते हैं। हम जो है अंतिम गोंड राजा निजाम शाह के बारे में हम चर्चा यहां करते हैं और उनकी रानी कमलापति के बारे में चर्चा करते हैं। कमलापति जिसने कमलापति महल बनवाया या कमला पार्क बनवाया भोपाल में, उसी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खां को अपना भाई भी बनाया था। ये सब चर्चा करेंगे पर जब बात आएगी भोपाल रियासत की स्थापना किसने की, तब वहां पर जिक्र आता है किनका, दोस्त मोहम्मद का नाम आता है। ठीक है, और यहां हम लोग चर्चा करते हैं कि भोपाल रियासत और बेगमों का शासन, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इसमें। जैसे कुदेसिया बेगम भोपाल रियासत की प्रथम बेगम शासिका रही हैं। कुदेसिया बेगम के बहुत सारे निर्माण कार्य अपन देखेंगे। कुदेसिया महल हम लोग देखेंगे, गोहर महल जिसको अपन कहते हैं, या हम लोग देखते हैं कि भोपाल की बेगमों में जहां बेगम का नाम आता है जो शिक्षा के क्षेत्र में जानी जाती है, सिकंदर बेगम का नाम आता है जिन्होंने कई निर्माण कार्य कराए, शाहजहां बेगम जिन्होंने शिक्षा, राजस्व और सैनिक प्रत्येक क्षेत्र में जो है सुधार के कार्य किए, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये प्रमुख राजवंशों के बारे में। गोंडवाना राजवंश जब आता है तो गोंडवाना राजवंश तो मध्य प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोभा हम मान सकते हैं इसको। गोंडवाना से गोंडवाना क्षेत्र बना और गोंडों का राज प्रमुख वाला पूरा का पूरा क्षेत्र हम लोग देखते हैं। राजगोंडों का इतिहास, शानदार इतिहास, चाहे वो गढ़मंडला हो, चाहे खेरला हो, चाहे देवगढ़ का इतिहास हो, उसकी चर्चा हम यहां करते हैं। तो कई प्रश्न आएंगे जिसमें हम लोग देखते हैं गोंडवाना राजवंश का संस्थापक कौन था, तो यहां यादव राय का नाम आता है। यादव राय जिसने गढ़ा में इस राजवंश की स्थापना की थी। लांजीगढ़ के महाराज जो थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ किया और गिफ्ट में उनको गढ़ा क्षेत्र दिया था। तो यहां पर गढ़ा में उनका राजवंश स्थापित होता है। राजगोंडों की जब चर्चा होती है तो सबसे शक्तिशाली शासक राणा संग्राम शाह के बारे में हम जरूर पढ़ते हैं, जिन्होंने 52 गढ़ जीते, चौरागढ़ का निर्माण करवाया। तो ऐसे राणा संग्राम शाह के साथ रानी दुर्गावती जो है उसकी चर्चा हम करते हैं। रानी दुर्गावती चंदेल राजकुमारी राणा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से ब्याही गई थी और इन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए मुगलों से संघर्ष किया था। कई प्रश्न बन सकते हैं इनके ऊपर, इनके निर्माण कार्यों के ऊपर, इनके लोक कल्याणकारी कार्यों के ऊपर, इनके सुधारों के ऊपर। जैसे इनके सुधारों के पीछे दीवान आधार सिंह का नाम आता है। तो प्रश्न आ सकता है कि रानी दुर्गावती के जो है प्रसिद्ध दीवान कौन थे। राष्ट्र प्रसिद्ध इसलिए लिखा क्योंकि अकबर जो है इनको प्राप्त करने के लिए लालायित था। आधार सिंह चाहिए थे उसको अपनी राजस्व व्यवस्था सुधारने के लिए। तो आधार सिंह और रानी का जो प्रसिद्ध सफेद हाथी है सरमन, इसके बारे में भी प्रश्न आ सकता है क्योंकि यही तो युद्ध की जड़ था और आसफ खान ने अटैक किया था। रानी दुर्गावती ने शानदार संघर्ष किया, जबरदस्त संघर्ष किया और फिर वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं यहां पर। अब बात आती है कि मध्यकाल में निसंदेह हम लोग इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, आपका फिरोज तुगलक, इन सभी के काल में भी मध्य प्रदेश के इतिहास की चर्चा करेंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए यह हो जाता है कि मालवा में भी एक पृथक मुस्लिम सल्तनत स्थापित हुई थी। उसके बारे में ढेर सारे प्रश्न आ सकते हैं। जैसे एक प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश में पृथक
या स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिलावर खां गौरी का नाम आता है 1401 ईस्वी में। किस दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल में? तो आप जानते हैं नासिरुद्दीन महमूद जो थे उनके काल में। तो इस तरह के प्रश्न यहां पर आ सकते हैं। या यहां पूछा जा सकता है कि मांडू के जो खिलजी शासक थे उसमें सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? महमूद सेकंड था, इसका नाम आता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि महमूद खलजी सेकंड का शाश्वत शत्रु कौन था? तो आप बता सकते हैं कि भाई मेवाड़ का राजा राणा कुंभा था और गुजरात में जो है महमूद शाह बेंगड़ा था। तो हम लोग देखते हैं कि ये प्रश्न भी आएंगे, इनके स्थापत्य आएंगे, इनके समय के सुधार आएंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे बुरहानपुर चले हम, फारूकी वंश का संस्थापक कौन था वाली प्रश्न भी आएगा। पर पहले फारूकी वंश कहां पर था? खानदेश था, बुरहानपुर क्षेत्र में था। और यहां फारूकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मलिक राजा फारूकी का नाम आता है 14वीं शताब्दी में। तो फारूकी राजवंश जो है इससे संबंधित कई घटनाएं आती हैं। जैनाबाद का संस्थापक कौन था यहां पर? या बुरहानपुर शहर का संस्थापक कौन था? इस तरह के प्रश्न यहां पर आ जाते हैं, है ना। ये सब चीजें यहां देखेंगे मध्यकाल में। हम लोग जब आधुनिक काल की तरफ आते हैं राजवंशों में, तो हम होलकर और सिंधिया राजवंश को देखते हैं। होलकर राजवंश के बारे में कई प्रश्न बनते हैं। हम यहां पर यह भी पढ़ेंगे कि मालवा में मराठों का वर्चस्व कैसे स्थापित हुआ, निजाम के साथ किस पेशवा को संघर्ष करना पड़ा। फिर हम देखते हैं होलकर और सिंधिया या कुछ अन्य राजवंश जो थे, जैसे पवार, धार के पवार, देवास के पवार, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे इंदौर के प्रसिद्ध होलकर राजवंश का संस्थापक कौन था? मल्हार राव होलकर, इनका नाम आता है। फिर आप बता सकते हैं कि मल्हार राव होलकर को मालवा सूबे में राज्य स्थापना का अवसर कैसे मिला? जैसे प्रश्न आया, मल्हार राव होलकर को 1732 में जो सनद की घोषणा की गई थी बाजीराव प्रथम के द्वारा, तो मालवा सूबे में कितने महाल दिए गए थे मल्हार राव होलकर को? तो हम देखते 5 महाल दिए गए थे। जैसे देपालपुर है, बेटमा है, महू का क्षेत्र है, इंदौर वाला क्षेत्र आ जाता है, गौतमपुरा वाला क्षेत्र आ जाता है ना, और महेश्वर का क्षेत्र आता है। तो ये जो महाल दिए गए थे मल्हार राव होलकर को, उसकी चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है, अब जब होलकर राजवंश है तो वहां तो एक क्वेश्चन अहिल्याबाई पर बनता ही है। देवी अहिल्याबाई जो उस समय जनता के द्वारा देवी बना दी गई थी, उनके परोपकारी कार्यों के लिए, उनके शासन प्रबंध के लिए, उनकी न्याय प्रियता के लिए, तो उन पे ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पर सबसे सिंपल हम लोग देखते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? चाड़ी में हुआ था, अहमदनगर के चाड़ी में हुआ था। ठीक है, इनके स्थापत्य जैसे महेश्वर में इन्होंने राजघाट बनवाया, महेश्वर घाट, राजराजेश्वर का मंदिर बनवाया, यहाँ पर साड़ी शिल्प को शुरू करवाया उन्होंने। तो ऐसे कई प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में। फिर हम चर्चा करते हैं ग्वालियर के सिंधिया राजवंश की। ग्वालियर के सिंधिया राजवंश हम देखते हैं 1732 का जो सनद था ना, तो उसमें ग्वालियर नहीं बल्कि मालवा जो क्षेत्र है, यहाँ एक बहुत बड़ा क्षेत्र सिंधिया को मिला था। और धीरे धीरे इन्होंने फिर उत्तर की ओर यमुना नदी तक अपना राज्य विस्तृत किया था। तो यहां सबसे पहले संस्थापक कौन था भाई सिंधिया राजवंश का? तो आप जानेंगे राणोजी सिंधिया के बारे में। राणोजी सिंधिया, मल्हार राव होलकर, ये 2 बहादुर योद्धा थे। किनके? पेशवा बाजीराव प्रथम के, जिन्होंने मालवा में मराठों के वर्चस्व को स्थापित करने में बहुत बड़ा सहयोग दिया था। इसलिए तो इन्हें पुरस्कार में ये क्षेत्र मिले थे। तो राणोजी सिंधिया का नाम आता है। और फिर हम लोग चर्चा करते हैं ग्रेट मराठा के बारे में, जिनके ऊपर प्रश्न तो आना ही है। ग्रेट मराठा के ऊपर तो क्वेश्चन आना है। महादजी सिंधिया, ग्रेट मराठा, इसके ऊपर तो बहुत ही भरपूर प्रश्न आएंगे। जैसे
शाह आलम, मुगल सम्राट शाह आलम को दिल्ली की राजगद्दी किसने प्रदान की, या इन्हें शाह आलम का संरक्षण किसने दिया था, शाह आलम ने वकील मुतलक की उपाधि किसको दी थी, या महादजी सिंधिया ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अधिकार किया, पुणे इनका गृह क्षेत्र था, वो सब चीजें आएंगी। दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को राजधानी बनाया, ये प्रश्न आएगा। जयाजी राव 1857 की क्रांति के समय, या जीवाजी राव का उल्लेख करेंगे जब वो राज प्रमुख बनते हैं स्वतंत्रता के बाद में। तो ये सारे प्रश्न यहां पर बनते हैं। उसके बाद हम लोग इस यूनिट का दूसरा पॉइंट देखते हैं। यूनिट का जो दूसरा पॉइंट आता है वो है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। ये भी एक अच्छा खासा टॉपिक है भाई। सिलेबस में तो लिखा हुआ हमको एक एक लाइन में दिख जाएगा, पर उसके भीतर कितना बड़ा है, मटेरियल कितना सारा होता है, उसको हमको बांध कर हमारे उपयोगी प्रश्न उसमें से निकालने पड़ेंगे। तो यहां हम लोग देखें कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। देखिए यहां हमने एक प्रश्न निकाला है। वो प्रश्न कैसा है कि मध्य प्रदेश का सागर नर्मदा क्षेत्र पर अधिकार की विधिवत घोषणा अंग्रेजों के द्वारा कब की गई थी। अब ये स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान कहां से आ गया, हम यहीं पर तो देखेंगे कि कैसे नागपुर के अप्पाजी भोसले और इन लोगों का यहां से विद्रोह शुरू हो जाता है, या सागर में बुंदेला विद्रोह कैसे होता है, यहीं से तो शुरुआत होगी। तो हम यहां देखते हैं कि सागर जो क्षेत्र है पूर्व में पेशवा बाजीराव सेकंड को प्राप्त जागीरें थी और यहां उनके प्रतिनिधि शासन करते थे। तो जब 1818 के तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों को हराया, पेशवा पद समाप्त किया गया, तो उस समय जो है यहां पर बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो अंग्रेजों ने प्राप्त किए थे। तो सागर से लेकर नर्मदा क्षेत्र पर इन्होंने अपने अधिकार की घोषणा 10 मार्च 1818 को की थी विधिवत रूप से, और फिर धीरे धीरे उन्होंने इस क्षेत्र पर कब्जा किया, जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर विद्रोह शुरू होते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ होता है। ठीक है, जैसे 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसमें विलायती जाति, मेवाती जाति और नागरिकों का सम्मिलित विद्रोह 8 नवंबर 1857 को मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ था, उज्जैन का महितपुर। अब अगर उसने पूछ लिया कि धार जिले के किस भाग में विलायती जाति के द्वारा विद्रोह किया गया था, तो आप जानते हैं भोपावर सरदारपुर वाला क्षेत्र आ जाता है। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे यहां पर आपसे, है ना। जैसे हमने कहा राणा बख्तावर सिंह एक महान व्यक्तित्व, अमझेरा रियासत के महान शासक थे ये। तो हम ये देखते हैं कि इन्होंने धार जिले में किस रियासत में विद्रोह किया था, इन्होंने अमझेरा जिला धार में। ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट जो था यहां हचिंसन, उसने इनके विद्रोह का दमन किया था। राणा बख्तावर सिंह षड्यंत्र का शिकार हुए, नहीं तो वो अंग्रेजों के हाथ कहां आने वाले थे। लालगढ़ के जंगलों में विचारों ने बहुत संघर्ष किया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, है ना। कई प्रश्न आते हैं कि भाई हमारे इंदौर में एमवाय हॉस्पिटल के परिसर में वो पेड़ हैं जहां पर इनको फांसी पर लटकाया गया था, शहादत दी गई थी हमारे राणा बख्तावर सिंह के द्वारा। तो ये प्रश्न यहां पर हम लोग देखते हैं। फिर बात आती है, प्रश्न घुमा फिरा के कहीं से भी आ सकता है, जैसे 3 जून आप 1857 को मध्य प्रदेश में किस ब्रिटिश छावनी में विद्रोह हुआ था, या ऐसा प्रश्न आ जाता है कि मध्य प्रदेश में विद्रोह की शुरुआत किस सैन्य छावनी से हुई थी, तो हम कहते हैं नीमच छावनी से हुई थी। बाद में शहजादा फिरोज आते हैं, बहादुर शाह जफर के शहजादे, वो आकर मंदसौर और नीमच क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। बहुत से प्रश्न यहां पर बनते हैं। भोपाल रियासत की बात करेंगे तो वहां पर भोपाल रियासत के एक विद्रोही सेना नायक थे जिन्होंने कि 6 अगस्त 1857 को सीहोर में विद्रोह किया था। कौन थे वो, तो वहां पर शुजात खां का नाम आता है।
तो ऐसे हम सागर है, सतना है या विजय राघवगढ़ है, प्रत्येक क्षेत्र में जो विद्रोह हुए हैं उनकी चर्चा यहां पर हम लोग करेंगे। फिर हम देखते हैं 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सेना या ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को ग्वालियर में किसका संरक्षण लेना पड़ा था, तो जयाजी राव सिंधिया का संरक्षण लेना पड़ा था। फिर बाद में जयाजी राव सिंधिया भी कानपुर चले गए थे और यहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर के किले पर अधिकार किया। उन प्रश्नों को देखेंगे। कालपी में हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने कैसे अपनी शहादत दी है, वीरगति को प्राप्त हुई थी, ये सब हम वहां पर देखेंगे। एक कोटेशन आ जाते हैं, कोटेशन भी पूछते हैं, जैसे आगे बढ़ो, तैयार हो जाओ, साहेबों को मार दो, यह महाराज की आज्ञा है। ये कोटेशन हमारे जाबाज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सादत खां का आता है। सादत खां ने इंदौर महू क्षेत्र में विद्रोह किया था और मौलवी साहब के कहने पर इन्होंने तोपखाने का प्रयोग किया और रेसिडेंसी में अंग्रेजों को उड़ाया था। 27 अंग्रेजों को उड़ा दिया था उन्होंने। तो ये सादत खां हैं। भागीरथ सिलावट का नाम आएगा, महान व्यक्तित्व थे ये 1857 की क्रांति के। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वहां पर खाज्या नायक के बारे में, भीमा नायक के बारे में, महान टांटिया भील के बारे में चर्चा करेंगे, जननायक टांटिया भील के बारे में। ठीक है, तो ये 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जब फ्रीडम स्ट्रगल में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी बातें आती हैं। जैसे उसमें से मोटी मोटी बातें अगर अपन देखें तो 1923 में जबलपुर में जब झंडा सत्याग्रह हुआ था तो उस समय इस झंडा सत्याग्रह को किन व्यक्तित्वों ने नेतृत्व दिया था, तो सेठ गोविंदास का नाम आता है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र का नाम आता है, पंडित सुंदरलाल का नाम आता है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं इसमें। फिर देखिए 1930 के नमक सत्याग्रह में पूरा सिवनी क्षेत्र आंदोलनमय हो गया था। ऐसे समय हम दुर्गा शंकर मेहता का नाम लेते हैं। एक बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है जिसने कि नमक सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान किया था। इस समय हम लोग चर्चा करते हैं कि 1939 ये त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, उस त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष बाबू आए थे अध्यक्षता करने के लिए और उन्होंने जो है यहां पर जो है महात्मा गांधी समर्थित जो उम्मीदवार है पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद प्राप्त किया। वो सारी बातें यहां पर हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम लोग देखें महाकौशल क्षेत्र में हमारे बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किस जननायक ने के द्वारा किया गया था, तो वहां गंजन सिंह कोरकू का नाम आता है। तो सिलेबस में हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा हम लोग यहां देखते हैं इतिहास के अंतर्गत आता है। जब हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि यूनिट में अगली जो टॉपिक आता है वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला आती है। कलाएं, स्थापत्य कला। जैसे हम शिल्पकला की बात करें, कई प्रश्न बनते हैं शिल्पकला के ऊपर, जनजातियों के द्वारा या लोक शिल्प आते हैं। तो यहां हम लोग देखें जैसे उदाहरण के तौर पर कि कंघी शिल्प से संबंधित कौन सी जनजाति है, बंजारा जनजाति है। या हम देखें कि गुड़िया शिल्प है या चोमल शिल्प है, इससे संबंधित जनजाति का नाम बताएं, भील जनजाति आ जाती है। या हम लोग देखें बांस शिल्प के बारे में या बटुआ शिल्प के बारे में, या फिर हम लोग देखें छिपा शिल्प के बारे में या भैरवगढ़ प्रिंटर्स के बारे में। ये सारी जो चीजें, धातु शिल्प है, सुपारी शिल्प है, इन सब की चर्चा यहां पर की जाती है। फिर हम लोग बात करें कि इसके बाद जो है नृत्य कला है। कला है ना, कला देखिए यहां सिलेबस में अलग अलग जगह पर बातों को दोहराया गया है। जैसे नृत्य संगीत आगे भी आएगा पॉइंट में, यहां पर भी कला में भी हम दिखाएंगे इसको। तो नृत्य कला जब आएगी तो जैसे राई नृत्य, मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य कौन सा है, राई है। या मध्य प्रदेश जो है में बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य का नाम बताइए, राई नृत्य है। या काठी कहां का लोक नृत्य है, आप जानते निमाड़ बताएंगे। या हमारी भील जनजाति जो है भगोरिया हाट के समय कौन सा नृत्य करती है, भगोरिया नृत्य करती है ना। तो ये सब प्रश्न आते हैं। या भगोरिया नृत्य के जो स्वरूप हैं, प्रकार हैं, वो पूछे जा सकते हैं।
फिर स्थापत्य कला आती है। तो स्थापत्य कला में जैसे हुशंग शाह का जो मकबरा है कहाँ स्थित है? मांडू में स्थित है। मांडू में जामा मस्जिद किसने बनाई है ना? या हम देखें कि राजा भोज ने जो है भोजपुर शहर बसाया था, तो भोजपुर शहर में कहाँ कौन से मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया, या नीलकंठ मंदिर उन्होंने कहाँ बनवाया था। ठीक है, या हम स्थापत्य देखेंगे कि भाई मान मंदिर कहाँ बनाया गया है, या सास बहु मंदिर कहाँ बनवाया गया है। इन सब की चर्चा यहाँ पर आती है। ठीक है, महल आते हैं, गुफाएं आती हैं, मकबरे आते हैं, फोर्ट आते हैं कि अस्सा नाम के अहीर शासक ने कौन सा किला बनवाया, असीरगढ़ का किला बनवाया, वो यहाँ देखते हैं हम लोग। फिर हम चित्रकला की बात करें तो चित्रकला में हम लोग जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि नोडोरा चित्र जो है किस जनजाति की विशेषता है? गोंड जनजाति की है। तो चित्रकला में जनजाति चित्रकला, लोक चित्रकला है। जैसे कोहबर कहाँ की चित्रकला है ना, या सुरेती कहाँ की चित्रकला है, या जिरैती कहाँ की चित्रकला है, या हम लोग देखें कि भाई ग्यारस खोपड़ी कहाँ की चित्रकला आ जाती है, या संजा चित्र कहाँ बनाए जाते हैं, मांडना कहाँ बनाया जाता है, या चौक नाम की चित्रकला कहाँ की चित्रकला है। वो सब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, उसके ऊपर चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं। फिर बात आती है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियों की। सिलेबस में इस यूनिट में जो अगला क्रम आता है तो उसमें कई प्रश्न आते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। जैसे यहाँ पर आपको एक परिचय दिया गया है प्रश्नों का कि बताइए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? हम कहते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड जनजाति दूसरी बड़ी जनजाति है। फिर हम लोग यहां देखते हैं कि जो प्रधान है अगरिया है, किस जनजाति के व्यावसायिक समूह हैं? पता है आपको, गोंड जनजाति के हैं प्रधान और अगरिया। ओझा नगारची, सोहलास इन सब की चर्चा हम लोग गोंड जनजाति के साथ करते हैं। सहरिया जनजाति कहां पाई जाती है? सरना शब्द किससे जुड़ा हुआ है? कोरकू जनजाति कहां पाई जाती है? होशंगाबाद, बैतूल, हरदा क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरकू के निवास को क्या कहते हैं? भारिया कहां पाए जाते हैं? पातालकोट के भारिया और भारिया जनजाति में क्या अंतर है? ठीक है, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों के नाम बताइए। बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति क्यों है? सहरिया विशेष पिछड़ी जनजाति क्यों है? ये प्रश्न आ सकते हैं। जब हम बोलियों की बात करें तो जैसे गोंडी बोली जो है, गोंडी बोली के बारे में हम देखें कि किस भाषा समूह की सदस्य है ये, तो हम देखते हैं द्रविड़ भाषा समूह की सदस्य है। और इसके शब्द बहुत कुछ तेलुगु के साथ मिलते हैं, तेलुगु भाषा के साथ में मिलते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि जो कोल जनजाति है, कोल जनजाति जो है, कोरकू जनजाति है, इन लोग किस भाषा समूह के सदस्य हैं या इनकी बोली किस भाषा परिवार के सदस्य है? तो कोलार और मुंडा प्रजाति की जो भाषा है, कोलार मुंडा समूह की जो भाषा है उसके सदस्य हैं। इनके बारे में चर्चा करेंगे। हमारी भीली जो बोली है वो किस प्रकार की बोली है? कुरुख बोली किससे संबंधित है? या भारिया कौन सी बोली बोलते हैं? या हमारे यहाँ जो है कोल किस प्रकार की बोली बोलते हैं? सहरिया जनजाति की बोली क्या है? इन सब के ऊपर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। फिर हम लोग चर्चा करें मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य के ऊपर। यहाँ जो दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा सिलेबस में है ये, पर यहाँ जैसे हम उदाहरण देखें, जैसे संजा पर्व। संजा पर्व मध्य प्रदेश के किस अंचल का प्रसिद्ध पर्व है? मालवा अंचल का है। संजा पर्व कब आयोजित होता है? संजा पर्व में किस प्रकार के भित्ति चित्र बनते हैं? कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? ऐसे प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे। गणगौर पर्व कहाँ मनाया जाता है? मालवा निमाड़ में मनाया जाता है। झालरिया नृत्य जो है, झेला नृत्य, इससे संबंधित आ जाता है। ठीक है, अब उसने तो लिख दिया त्योहार, पर हमको यहाँ सांस्कृतिक समारोह भी पढ़ने पड़ेंगे। सांस्कृतिक समारोह जैसे मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग है, राज्य पर्यटन विकास निगम है,
ये लोग मिलकर जो है मध्य प्रदेश में कौन कौन से उत्सव आयोजित करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मालवा उत्सव, निमाड़ उत्सव या भोपाल उत्सव, ओरछा उत्सव, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पे एक प्रश्न दिया है, मालवा उत्सव प्रदेश के किन किन स्थानों में आयोजित होता है? जैसे इंदौर, मांडू, उज्जैन, यहाँ आयोजित होता है। ठीक है। फिर हम लोग देखें कि भोला या बम्बुलिया गायन, संगीत की बात करें तो ये जो लोकगीत है भोला या बम्बुलिया गीत प्रदेश के किस अंचल में? बुंदेलखंड में है। ठीक है। नर्मदा स्नान के लिए जाते समय भोला गीत गाया जाता है, प्रश्नोत्तर शैली में पढ़ा है अपन ने, इसको पढ़ेंगे। विदेशिया या बिरहा गायन प्रदेश के किस भाग में है? तो यहाँ सिलेबस में हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो है बघेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका आला है ये लोकगीत बुंदेलखंड में आता है, फाग गायन बुंदेलखंड में होता है। ठीक है। और फिर हम लोग जब लोक साहित्य की बात करेंगे तो जगनिक का लोक साहित्य, यहाँ उदाहरण के तौर पे आपको बताया भी गया है कि लोक साहित्य में जगनिक नाम के लोक साहित्यकार की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आलाखंड है। इसूरी ने कौन कौन सी रचनाएं, इसूरी की फागें आती हैं, संत सिंगा जी आ जाते हैं या घाघ जी दुबे आ जाते हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। और उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां आ जाती हैं। या हम लोग प्राचीन भारत में प्राचीन मध्य प्रदेश में जैसे कालिदास हैं, बाणभट्ट हैं, भर्तहरि हैं, भवभूति हैं, इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्राचीन कालीन साहित्यकार बाणभट्ट का संबंध किस शासक से रहा है? हर्षवर्धन से रहा है। उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जा सकता है, हर्षचरित्र आ जाता है, या हम लोग देखते हैं कादंबरी आ जाता है, या हम पार्वती परिणय, मुकुट ताड़ी तक, चंडी शतक, है ना, ये सब रचनाएं यहाँ हम लोग देखते हैं। ठीक है। जैसे मध्यकाल में केशव के बारे में यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि रामचंद्रिका नाम के महाकाव्य के रचयिता कौन थे? केशव थे, है ना। केशव केसनी, है ना, यानी केशव केसनी जस करी, यानी हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि भाई केशव दास जो है कैसे रसिक कहलाते थे, या इनसे जो है कैसे रीतिकाल स्टार्ट हुआ है, ये सब यहाँ देखते हैं। वहां पर रीतिकालीन कवियों में हम पंतबाकर की चर्चा करते हैं, भूषण की बात करते हैं हम लोग। फिर हम लोग जो है चर्चा करते हुए आगे आते हैं आधुनिक काल में, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, या हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की। यहाँ उदाहरण के तौर पे आपको बताया भी गया है कि जैसे गजानन माधव मुक्ति बोध की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए, तो आपने वहां पर विकल्प में से छांटा कि भाई सतह से उठता आदमी, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये तो सभी उनकी रचनाएं हैं। और भी कई रचनाएं, फैंटास्टिक शैली के जाने माने साहित्यकार गजानन माधव मुक्ति बोध का नाम आता है। फिर हम लोग यहां पर देखें व्यंग्य शिल्पी में हरिशंकर परसाई को फॉलो करने वाले शरद जोशी, सम्मान साहित्य की किस विधा के लिए दिया जाता है? पत्रकारिता, व्यंग्य लेखन, डायरी लेखन। शरद जोशी के बारे में चर्चा करेंगे, मुल्ला रमूजी के बारे में करेंगे, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में चर्चा करेंगे, शिवमंगल सिंह जी सुमन के बारे में चर्चा करेंगे। ये साहित्यकार हैं, उनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं आपसे। फिर हम लोग देखें सिलेबस में अगला टॉपिक आता है हमारा मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। इनमें हमें अमरकंटक, उज्जैन, देखिए आप अमरकंटक का नाम आएगा, उज्जैन का नाम आएगा, ओंकारेश्वर का नाम आएगा, या चित्रकूट का नाम रखें हम लोग, या दतिया में पीताम्बरा पीठ का नाम रखें हम लोग, सोनागिरी मुक्तागिरी का नाम रखें, ऊन के जैन मंदिरों का नाम रखें। तो ये सभी जो है धार्मिक स्थलों के रूप में पहचान रखते हैं ये सब। ठीक है। और अन्य पर्यटन स्थल में आ जाते हैं, जैसे पचमढ़ी को हम पर्यटन में रखेंगे, इंदौर को पर्यटन में रख सकते हैं, पर बाकी यहाँ हमारे जैन समुदाय का या हिंदुओं के या मुस्लिमों के तीर्थ आपको देखने को मिल जाएंगे। कई दरगाहें मिलेंगी आपको यहाँ पर,
या कई जो है गोम्मटगिरी जैसे जैन मंदिर मिलेंगे, हिंदुओं के जो खजराना मंदिर है ये मिलेगा आपको यहाँ। तो हम देखें कि कई पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, प्राकृतिक स्थल जैसे कान्हा किशली के बारे में भी पूछा जा सकता है। या हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने जो है हमसे पूछ लिया मड़ई नाम का स्थल कहाँ पर है, या सागौन ट्रीट कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया है कि माई की बगिया नामक धार्मिक स्थल जो है किस पर्यटन क्षेत्र से संबंधित है, अमरकंटक। माता नर्मदा का उद्गम स्थल जो है वहां से है। फिर जैसे उसने पूछ लिया प्रदेश का प्रमुख जो ज्योतिर्लिंग है जहां प्रत्येक 12वें साल में सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है, वो कहाँ है, उज्जैन है वो। ठीक है। फिर मानधाता के बारे में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पूछ सकता है। एक प्रश्न पूछ लिया उसने अप्सरा प्रपात कहाँ पर स्थित है, पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है। ऐसा ही प्रश्न आ सकता है कि जो मुमताज महल है उनका मकबरा जो है, पहला मकबरा कहाँ बनवाया गया था जब उनका निधन हुआ था बुरहानपुर में। तो हम देखते हैं कि ताप्ती नदी के उस पार जो जैनाबाद है वहां पर इनका मकबरा बनवाया गया था। वो भी बहुत खूबसूरत मकबरा है। ठीक है। जैनाबाद फारूकी वंश के समय स्थापित किया गया शहर है ना। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल जो है जहां अशोक के द्वारा स्तूप बनवाया गया था, सांची, जो बौद्ध विश्वविद्यालय के नाम से भी प्रसिद्ध है सांची जो है। और ये अभी जो है ये पर्यटन जो है इस समय उद्योग, एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में भी तब्दील हो रहा है, पूरा सांची बीना क्षेत्र जो है यहां से लेकर। फिर हम लोग देखें मध्य प्रदेश के जनजाति व्यक्तित्व, इस यूनिट का आखिरी जो पॉइंट आता है ना, जिसमें जनजाति व्यक्तित्व, राजनैतिक व्यक्तित्व जैसे शिव भानु सिंह सोलंकी जी हैं, या हम लोग देखें मैडम अनुसुईया उइके जी आ जाती हैं, या हम कहें कि पौराणिक टांटिया भील महाराज आ जाते हैं, या गंजन सिंह कोरकू आ जाते हैं, या शिल्प या चित्रकला या मूर्तिकला तो यहाँ जनगण सिंह श्याम आते हैं, आनंद सिंह श्याम आते हैं, नर्मदा प्रसाद गोंड आ जाते हैं। एक से एक व्यक्तित्व है ना, भूरी बाई हैं हमारे पिटौल की, या हम देखें पेमा फत्या का नाम आ जाता है। एक से एक व्यक्तित्व आपको जनजाति व्यक्तित्व हर क्षेत्र में, कोई एक क्षेत्र में नहीं है। शैक्षणिक क्षेत्र में भी आप निकाल सकते हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में निकाल सकते हो, हर क्षेत्र से आप कोई ना कोई जनजाति व्यक्तित्व आपको उभरता हुआ नजर आएगा। जैसे यहां हम एक प्रश्न देखें, टंटिया भील का संबंध मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र से है, निमाड़ मालवा अंचल। निमाड़ है पर मालवा अंचल भी इसलिए बताएंगे क्योंकि पूरा जो है हमारा कालाकुंड और चोरल का एरिया है, वहां पर भी इनका प्रभाव था 1857 की क्रांति के समय में, है ना। जननायक टंटिया भील का नाम आता है। फिर हम जनगण सिंह श्याम गोंड जनजाति के एक बेहतरीन चित्रकार जिन्होंने कैनवास पर चित्रकारी प्रारंभ की थी, है ना, जहां जापान में गए और वहां एक होटल में ये मृत पाए गए थे। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ देखते हैं। झाबुआ के पिटौल क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्ध लोक चित्रकार भूरी बाई जो है उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो हम ये देखें कि भाई वो भी तो एक महान व्यक्तित्व हैं। फिर हम ये देखते हैं जमुना देवी का नाम आएगा, एक महान राजनीतिज्ञ लोग जो हैं उसमें हम जमुना बाई को देखते हैं, जमुना देवी को देखते हैं। क्या यानी बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है इनका। मध्य प्रदेश विधानसभा में हमारे धार जिले में जो है ये रही हैं, और ये नेता प्रतिपक्ष, पहली नेता प्रतिपक्ष बनी है ये जनजाति समुदाय में से। जैसे शिव भानु सिंह सोलंकी को हम पहला उप मुख्यमंत्री मानते हैं ना जनजाति समुदाय में, उसी प्रकार से, है ना। फिर हम यहाँ देखते हैं कलावती भूरिया, है ना, दुर्भाग्य से जिनका अभी कोरोना के कारण जो निधन हुआ था, वो मध्य प्रदेश के किस विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती थी, जोबट। तो ऐसे प्रश्न यहाँ हम लोग देख रहे हैं। पेमा फत्या का संबंध किस क्षेत्र से रहा है, पिथौरा भित्ति चित्रकला से रहा है। ऐसे कई प्रश्न हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हम इनके बारे में चर्चा, यानी जनजाति व्यक्तित्व कहीं से भी देखें आप, आधुनिक और प्राचीन दोनों आधार पर हम लोग इसको देखना चाहेंगे। ये हम लोग
बता सकते हैं जनजाति व्यक्तित्व के बारे में। तो इस तरह से ये हमारी पहली यूनिट है जिसके सिलेबस पर हम लोगों ने चर्चा की है, और इसको फिर हम लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां देखेंगे हम कि कैसे हम लोग विस्तार के साथ इसमें पढ़ सकते हैं, कौन कौन से प्रश्नों पर हमें खास तौर पे ध्यान देना है, ये हम लोग इसमें देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।